और हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब स्टार्टिंग होती है तो एज़ पर एनसीईआरटी वो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी नो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली those properties which help us in the comparison of metals and non-metals, and it is the easiest way to start grouping substance by comparing their physical properties. As per NCERT हम उनकी appearance के बारे में बात करेंगे और हम उनके मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट द डक्टिलिटी, इसमें ज़्यादा हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं इसमें। और हम बात करेंगे अबाउट द सोनोरिटी, अबाउट द कंडक्टिविटी, अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर मेटल्स को नॉन मेटल से एनसीईआरटी के थ्रू सेग्रीगेट किया गया है। और भी कई तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, वो भी हमारे पास हम पढ़ सकते हैं। बट ये जो मैंने अभी लिखा था ये मोस्ट कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमने यूटिलाइज़ किया है क्लास 10th एनसीईआरटी में। अगर एक्टिविटी 3.1 को देखें तो इसमें जैसे बोला गया है कि टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। एंड समझने के लिए हमने क्या करा, पहले से ही कुछ आयरन के पीसेस, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के पीसेस को ले लिया। यू कैन सी दैट ऑल दीज मेटल्स आर लाइक ग्रेइश इन कलर एक्सेप्ट द कॉपर, इट इज ऑरेंज मेटल। व्हाई call it orange metal, you can see, and sometimes its color become reddish brown, which may be due to the presence of impurities, but most other metals are basically gray in color, and the gray texture is completely different in all these cases. You can see that this grayish texture is completely different from this. So most of the metals are grayish in color, and you can say grayish white in color. Okay, so this is the case of metals where you in this case this is iron and it is copper, and this one is aluminium, and further this one is basically what we call magnesium, जो हम लैब में बर्न करते हैं जिससे एक वाइट dazzling flame प्रोड्यूस होती है। We can see that metals in the pure state have shining surface, and this property is called metallic luster. Sometimes metals के ऊपर protective coating चढ़ जाती है, that's why हमें उसको rub करना पड़ता है with the sandpaper, which you can see in the experiment that you have done in the laboratory. तो अब हम एक्टिविटी 3.2 के बारे में बात करेंगे, और इस एक्टिविटी में मेटल्स की हार्डनेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एनसीईआरटी ने कुछ पर्टिकुलर मेटल्स को ही लिया है। जैसे किसने बोला कि टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, और बोला ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आप ऐसे करके एक चाकू से स्टील बार्स को, जो कि आयरन के अलॉय होते हैं, उनको काट तो नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज आप अगर काटने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मुझे इन स्टील बार्स को कट करना ही है तो मैं स्टील बार्स को कट करने के लिए उनको सॉ की मदद से काटता हूँ। इलेक्ट्रिक सॉ जो हमारी होती है उसकी मदद से काटते हैं, और देखो चिंगारी कई सारी निकलती है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ज़्यादातर जो मेटल्स हमें दिखने को मिल रहे हैं वो जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं। बट क्या सारे मेटल्स इतने ही हार्ड होते हैं? क्या सारे मेटल्स को चाकू से काटा जा सकता है? कुछ मेटल्स हैं जिनको नाइफ की मदद से काटा जा सकता है, और उसके ऊपर एनसीईआरटी ने एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया है। इसने बोला कि होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग। यहाँ पर टोंग की बात की गई है, तो टोंग इस टाइप का एक एपरेटस होता है। इस एपरेटस की मदद से हम सोडियम मेटल को पकड़ते हैं एंड उसको ड्राई किया जाता है। बोलता है कि ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में रख करके उसको ड्राई किया जाता है ताकि वो ईजिली, मतलब ड्राई स्टेट में रहे और उसको ईजिली काटा जा सके, वो अनवांटेड रिएक्शंस ना हो जाए, है ना। बोलता है पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जब हम वॉच ग्लास पे इसको रखते हैं तो ईजिली हम इसको चाकू से काट पाते हैं। इवन हम पोटेशियम को भी चाकू से ईजिली काट पाते हैं। बट ये हार्डनेस हम जितना आसानी से सोडियम को काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उतनी आसानी से पोटेशियम को काट सकें। हर एक मेटल की हार्डनेस वेरी करती है, बट जनरल केस होता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटी 3.3। तो इस एक्टिविटी में मेलिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये बोलता है टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो इन सभी मेटल्स के पीसेस को हमें लेना है, और बोलता है प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe?
जब किसी मेटल को के ऊपर जब हम हैमर को थ्रो करते हैं तो हैमर को मारने से वो इस टाइप की शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेटल्स की इस टाइप की शीट्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर बोला भी गया है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो अभी तक तो यही समझ आया कि मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, जो ये कहती है कि मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग के बाद। क्या सारे मेटल्स के साथ ऐसा हो सकता है? तो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये एक्टिविटी दी गई है। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो हैमरिंग करने पर शीट्स परफेक्ट शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे मेटल्स जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, और वो मेटल ब्रिटल कहलाता है। अब ब्रिटलनेस को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी ब्रिटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हैमरिंग करेंगे अगर, तो होता क्या है कि वो पीसेस में शैटर्ड हो जाता है। एंड इसका दूसरा तरीका क्या है, मेटल्स के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम मेटल को बेंड करते हैं, तो अगर मेटल को बेंड करने पर हमें कुछ इस टाइप का अपीयरेंस आता है, तो ये स्ट्रेचिंग, ये देखो मेटल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, मेटल स्ट्रेच हो रहा है ना, ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहा है इजीली, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है इसके कारण आपको ये जो सैंपल होगा, दिस इज अ डक्टाइल सैंपल, दिस इज अ मेलिएबल मेटल। नाउ इन केस ऑफ ब्रिटलनेस यू कैन सी, ब्रिटलनेस में मेटल कितनी आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाता है। सो दिस इज अ ब्रिटल सैंपल, ठीक है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स में से एक है। फिर हम बात करेंगे अपनी एक्टिविटी 3.4 के बारे में। ये बोलता है कि लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। ओके, सो हमने अपने आसपास किस चीज़ से रिलेटेड वायर्स ज़्यादा देखी है? मैं तो ज़्यादातर कॉपर वायर्स ही देखी है अपने अराउंड। एल्यूमिनियम वायर्स भी होती हैं, है ना। और भी मेटल्स हैं जिनकी वायर्स को बनाया जाता है, बट वायर बनाते कैसे होंगे? मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कैसे करते होंगे? स्ट्रेच करते हैं उनको। तो जो एबिलिटी होती है मेटल्स की टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, एंड डक्टिलिटी के बेसिस पर ही इस छोटे से मेटल के पीसेस को भी इतनी लंबी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउएवर ये कुछ ज़्यादा ही मैग्नीफाइड वर्जन है इस पर्टिकुलर पिक्चर का, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दैट गोल्ड की वायर्स भी बन सकती हैं, है ना, थ्रेड्स जो उनको बोल सकते हैं। सो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो ना, 1 ग्राम गोल्ड, तो उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो 1 ग्राम गोल्ड इतना होता है, देखो दिस इज 1 ग्राम गोल्ड, तो इस 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सोचो कि मेटल्स कितने ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द कुकिंग वेसल्स। तो ये बोलता है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कॉमनली एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग वेसल। पहले हम कॉपर को भी यूज़ करते थे, आयरन को भी लोग यूज़ करते थे कुकिंग वेसल के तौर पे। सो दीज आर द मेटल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ कुकिंग वेसल। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? तो इसका रीज़न तो ये हो सकता है कि देखो पहले तो वो मेलिएबल मेटल्स हैं और उनको किसी भी शेप में हम लेके आ सकते हैं, और दूसरा वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए हीट ट्रांसफ़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हमारे फूड के साथ, एंड दैट्स वाई हमारा खाना इजीली पक जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.5 की ओर। एंड एक्टिविटी 3.5 में हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये एक्टिविटी हमें बताती है अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। एंड अगर यहाँ पर आप देखो, बोलता है टेक एल्यूमिनियम एंड और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। तो हमने क्या करा, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर वायर, कुछ भी आप ले सकते हो, एंड बोलता है फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक पिन लिया और उसको यहाँ पर जोड़ दिया यूजिंग वैक्स। तो वैक्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्स लगा दिया, चलो मैं वैक्स के लिए यहाँ पर वाइट कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा वैक्स हो गया। यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि बोलता है कि हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेर इट इज़ क्लैम्प्ड। सो हमने क्या करा, एक बर्नर लिया और उसके पास ले जा करके उसको हीट करने की कोशिश करी। जब इसको हीट करने की कोशिश करी तो यहाँ से वाइब्रेशंस होंगे, और इन वाइब्रेशंस के थ्रू जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर वैक्स तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वैक्स जो है पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो पिन यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो यही बोलता है कि हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प और कैंडल और बर्नर नियर द
place where it is clamped. So what will happen? You can see your pin will just released from the wire. What do you observed after some time? So obviously बात है कि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी. नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट? ऑब्वियसली नॉट. मेटल वायर कैसे मेल्ट हो सकती है? मेटल वायर मेल्ट ही नहीं हो सकती. इसका मतलब कि जो मेटल वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. वैक्स मेल्ट हो गया, देखो यहाँ पे जो वैक्स था वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना. तो यानी वैक्स तो मेल्ट हो गया, वैक्स की मेल्टिंग हो गई, वैक्स तो मेल्ट हो चुका है. लेकिन जो मेटल वायर है, मेटल वायर जो भी हमने यूज़ किया है, ये आपका मेल्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. मेल्ट होने के लिए इसको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ये बर्नर प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है. इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है. बोलता है द अबव एक्टिविटीज शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. फर्दर ये बोलता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि भाई देखो, बेस्ट कंडक्टर हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर है, तो आप इसको याद रख सकते हो, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. फर्दर ये बोलता है कि लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू नीड टू लर्न इट. ओके. तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. सो देखो, बोलता है डू metals also conduct electricity? Let's find out. So activity 3.6 is all about electricity. बोलता है कि set up an electric circuit as shown is figure 3.2 and place the metal to be tested in the circuit between the terminal A and B as shown. So हमने क्या करा? हमने बोला कि भाई देखो, एक सेटअप दिया हुआ है हमें, उस सेटअप के अंदर हमें बल्ब दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, क्लिप्स दी हुई है ना, और बैटरी दी हुई है. तो अब सब कुछ हमें दिया हुआ है. बोलता है बस यहाँ पर जो है सैंपल को इंसर्ट करना है. तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर सैंपल को इंसर्ट करना है. ठीक है. तो हमने क्या किया? मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सैंपल को इंसर्ट कर दिया, जैसे एक वायर को इंसर्ट किया हुआ है. तो जब तक बटन ऑफ रहेगा तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जब जैसे ही स्विच ऑन हो जाएगा हमारा, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है, दिस मटेरियल इज बेसिकली कंडक्टिंग इन नेचर. तो यहाँ पर बोलता है कि देखो, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.2, जैसे हमने यहाँ पर करा हुआ है. बोलता है प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पर हमने क्या करा? ए और बी के बीच में यहाँ पर एक मेटल को हमने रख दिया. बोलता है डज द बल्ब ग्लो? बोलता है बल्ब ग्लो. यस, बल्ब ग्लो करता है. व्हाट डज इंडिकेट? इसका मतलब कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करने दे रहा है, क्योंकि बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना. तो बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. सो बोलता है कि यू मस्ट हैव सीन दैट द wires carry electric current in your homes have coating of polyvinyl chloride. You can see the ये येलो, ये आपकी ग्रीन, ये रेड, ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है, जो अलग अलग चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, लाइव वायर एंड ऑल दैट. बट ये जो कोटिंग होती है, दिस कोटिंग इज मेड अप ऑफ PVC विच इज़ कॉल्ड polyvinyl chloride and it is a rubber like material. Why are electric wire coated with such a substance? Because ये जो है ये ऐसा सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है. इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. एंड थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट भी होता है, तो ईजिली पिघलता भी नहीं है ना. हम नॉर्मली दूसरा प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा H=I²RT वाला जो फॉर्मूला है, उसके थ्रू आपने पढ़ा होगा कि I²RT के थ्रू आप देख सकते हो हीटिंग इफेक्ट. जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतना हीट प्रोड्यूस होगा. तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्लास्टिक ईजिली मेल्ट हो जाएगा. सो हम PVC इसलिए करते हैं ताकि वो ईजिली मेल्ट ना हो. फर्दर NCERT में ऐसा बोला गया है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पियोन हैं एंड ये बेल को बजाने की कोशिश कर रहे हैं. बेल को जब बजाएंगे तो क्या इससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक बेल कुछ इस टाइप की होती है. तो बोलता है द मेटल दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस. सो ये जो सब्सटेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ किया है, दीज आर सोनोरस सब्सटेंस, है ना. कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, है ना. तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, तो दैट्स वाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. ओके. नॉन मेटल्स में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, दैट्स वाई दे आर नॉट मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. ओके. एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में. तो अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की. तो ये बोलता है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स. तो
इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम पहले 10th में एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें एक टेबल होती थी जिसको हम बोलते थे पीरियोडिक टेबल, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करते हुए, ये जो है ये सारे के सारे क्या होंगे? ये मेटल्स हैं। अब इसमें बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट बचे हैं जो कि आपके कहलाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन है, और कार्बन है, बोरॉन भी मेजॉरिटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तो नॉन मेटल्स हैं ही। तो जैसे कि इसने स्टेटमेंट दिया है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स, तो देख सकते हो बहुत ही कम नॉन मेटल्स वहाँ पर बचे हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स को जब कंपैरिजन आएगा तो नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में कम ही तो हैं। फर्दर बोलता है कि सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। अब देखो जो नॉन मेटल्स हैं यूजुअली वो 3 पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सारे नॉन मेटल एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कुछ ही सॉलिड हैं, एक ही लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और बहुत सारे जो है वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये आपका ब्रोमीन का सैंपल है। ये जो है आपके पास ब्रोमीन के सैंपल को एकदम सील करके ही रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज ब्रोमीन इज़ बेसिकली हाईली पॉइजनस टू अस, है ना। तो ब्रोमीन को हमेशा सील करके रखा जाता है अनटिल अनलेस हम यूज़ नहीं करें उसको। तो ये ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। फर्दर दिस इज सॉलिड स्टेट ऑफ सल्फर, तो सल्फर कुछ इस तरीके का नज़र आता है, ठीक है। फर्दर हम देखिए तो हमारे पास आयोडीन जो है जब क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसके पीसेस बनते हैं, तो इस तरीके से आयोडीन आपका नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हो शाइनी अपीयरेंस बिल्कुल नज़र आ रही है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन है ना। फर्दर आप देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, जिससे ये पेंसिल जो लेड होता है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली दिस ग्रेफाइट इज़ बेसिकली ऑल्सो शाइनी इन अपीयरेंस। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलता है कि नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। तो कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं? देखो मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ कि कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बन, है ना, वो नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन हो गया, तो आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं और बात करूँ तो फॉस्फोरस जो होता है वो भी आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे सल्फर हो सकता है नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे, है ना। तो ये कुछ ही हैं हमारे पास जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस, और एक तो आप जानते ही हो कि आपका लिक्विड होता है। फर्दर हमें बताया गया है एक्टिविटी 3.7 के बारे में। इससे पहले की एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं करी हैं तो आप पहले एक्टिविटीज़ को देखो, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये पुरानी एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ी थी। जैसे एक्टिविटी 3.1 में अपीयरेंस के बारे में पढ़ा था, एक्टिविटी 3.2 के बारे में हार्डनेस के बारे में पढ़ा था, एक्टिविटी 3.3 में हमने पढ़ा था अबाउट द मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस बेसिकली। सो ये बोलता है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, बेसिकली कोल या ग्रेफाइट के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। बोलता है सल्फर एंड आयोडीन, तो जब इनके सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो इनके सैंपल्स कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे। अगर मैं ग्रेफाइट का सैंपल कलेक्ट करूँगा तो मतलब प्योर ग्रेफाइट तो मुझे ऐसे ही नज़र आएगा। आयोडीन के सैंपल या तो मुझे इस तरीके से मिलेंगे या तो इस तरीके से मिलेंगे, और अगर मैं सल्फ़र के सैंपल को कलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस तरीके का सल्फ़र दिखाई देगा। तो ये बोलता है कि कलेक्ट करो इनके सैंपल्स को। फर्दर बोलता है कि कैरी आउट एक्टिविटीज़ 3.1 टू 3.4। तो अगर मैं यहाँ पर एक्टिविटी 3.1, 3.2, 3.3 की बात करूँ, देखो सिंपल सी कहानी है। अगर मैं 3.1 के बेसिस पर बात करूँ तो ये अपीयरेंस के बारे में बात करेगा। देखो कोल डल अपीयरेंस का हो सकता है, बट ग्रेफाइट की जो अपीयरेंस होगी वो शाइनी अपीयरेंस होगी, है ना। सल्फ़र जो है वो आपका डल अपीयरेंस होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, और आयोडीन आपका शाइनी अपीयरेंस देगा। तो ऊपर आप देख सकते हो कि जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज़ बेसिकली इट इज़ हैविंग अ डल अपीयरेंस, इट इज़ नॉट
शाइनी, इट इज शाइनी। हम कहते हैं किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाइनी, चमक रहा है, एकदम लाइट पड़ रही है, एकदम चमक रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है उस पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये ग्रेफाइट, ये दिस इज ऑल्सो शाइनी इन अपीरियंस, बट दिस इज नॉट अ शाइनी, यू कैन कॉल इट डल इन अपीरियंस, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 से तो ये पता चलता है, एक्टिविटी 3.2 से पता चलता है कि बोलता है ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ। अब बेसिकली अगर आप इस सल्फर को कट करने जाओगे तो ईजिली कट हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एंड ईजिली आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हो। बट आयोडीन थोड़ा सा हार्ड होता है, आयोडीन के पीसेस, मतलब आयोडीन को एकदम चॉप करना बहुत इजीली तो नहीं हो सकता, तो आयोडीन आपका हार्ड कैटेगरी में आता है। सिमिलरली अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट भी उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, ये भी हार्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अगर हम देखें एक्टिविटी 3.6 भी ये करने के लिए बोलता है प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन, डज द बल्ब ग्लो। ये जो एक्सपेरिमेंट था, हमने ये एक्टिविटी हमने पीछे देखी थी, और इस एक्टिविटी में हमें यहाँ पर हमें एक सैंपल को रखने के लिए बोला गया था। अगर वो सैंपल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देगा, तो ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर पाते। अगर मैं मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स को यहाँ पर प्लेस करूँगा ना, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट की केस में ऐसा देखा गया है कि जब ग्रेफाइट को यहाँ पर पुट किया जाता है ना, तो आपका ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। और क्यों करना स्टार्ट कर देता है? बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंडक्टर क्यों हो सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। लेकिन हर जगह ये स्टेटमेंट देना कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, दैट इज़ नॉट द केस। बेसिकली क्या होता है कि हर कोई फिजिकल स्टेट एक ही तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब मैं बात करूँगा फॉर द सॉलिड स्टेट, अगर कोई सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण। जबकि जब हम बात करते हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट, अगर कोई लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर पा रहा है, तो उसके पीछे मेन कॉज होता है आपका आयंस। आयंस की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी अगर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, तो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट वी कॉल देम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलता ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजुअली कोई भी नॉन मेटल्स को लेके आता हूँ, तो कोई भी नॉन मेटल क्या होगा, देखो उसका सिंबल जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। तो अगर मैं नॉन मेटल्स को देखो तो कार्बन बेसिकली अगर ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो उसकी अपीयरेंस शाइनी होगी, है ना, अगर वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो। अगर वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है, किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी अपीयरेंस डल होगी, है ना। जब हम बात करेंगे आयोडीन की, आयोडीन इज ऑल्सो शाइनी इन अपीयरेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे और नॉन मेटल्स की, तो वो बेसिकली डल अपीयरेंस के होंगे। अब अगर हार्डनेस के बारे में बात की जाए तो देखो आयोडीन एंड ग्रेफाइट बेसिकली हार्ड होते हैं, जबकि सल्फर और बाकी जो फॉर्म्स होंगे जैसे फॉस्फोरस हो गया, कुछ और हो गया, तो वो आपके क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। मेलेबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, एक्सेप्ट आपका ग्रेफाइट। सोनोरिटी ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। फर्दर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करते हैं, बट दीज आर नॉट द कंप्लीट बेसिस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। सो हमें आगे जा कर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट देम द क्लासिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज़ को देख लेना, ये अभी तक की हाईलाइट्स। फर्दर अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर एक्सेप्शंस को देखें तो भैया बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हमारे पास हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर एग्ज़ाम में नहीं आते तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, ये बोलता है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ध्यान रखना रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे आपका मर्करी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब सॉलिड स्टेट में है। कोई भी आप मेटल उठा के देख लो, जैसे कि गोल्ड उठा लिया, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, है ना, ऐसी कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक एंड लेड। लेकिन जो चीज़ लिक्विड स्टेट में होती है वो होती है आपकी मर्करी। ठीक, फर्दर अगर मैं टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके जाऊँ ना, तो बॉडी टेम्परेचर पे आपका कुछ और मेटल्स आ जाते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। वो कौन कौन से मेटल्स हैं?
वो है आपके सीजियम एंड गैलियम। फ्रांसियम भी आता है। सीजियम फ्रांसियम इजीली एक्सेसिबल नहीं होता बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड फ्रांसियम इज बेसिकली रेडियो एक्टिव, राइट। सो अगर मैं फर्दर सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो ये बोलता है इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। ठीक है, अगर आप अपनी हथेली पे इनको रखोगे और देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है ना, कितना सुंदर क्रिस्टल जो है बनता है आपका सीजियम मेटल का। बट आप देखो गैलियम जो है, जैसे आप किसी कोई हाथ में अपने गैलियम को रखेगा तो कितना सही से वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, बहुत स्मूथली वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे आपके पास सीजियम है, वो कुछ इस टाइप का सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई हाथ पे रखेगा तो वो एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली दीज मेटल्स कैन मेल्ट एट द पाम ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। फर्दर ये बोलता है कि देखो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। सेम फॉर द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आपका क्या होता है, लस्ट्रस होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर बोलता है कि कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नीचे देख सकते हो डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, एक और चीज़ होती है जिसको फ्लोरीन्स बोलते हैं। फर्दर ये बोलता है कि ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आपका फ्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया आपके एलोट्रॉप्स हो गए। बोलते हैं डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। देखो हम जिस चीज़ पे फोकस नहीं करते ना, हमसे पूछा जाए कभी कोई पूछे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बताओ, हम बोलते हैं डायमंड नहीं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। हम कभी कभी सही से अगर पढ़ते नहीं ना तो हम गलत इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे कर देते। हमें चीज़ों को समझना है कि हमें बोला गया है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपका डायमंड होगा। फर्दर ये बोलता है कि एंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो डायमंड ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर कार्बन 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 लिंकेजेस प्रेजेंट होती है, एंड कार्बन कार्बन जो लिंकेजेस है यहाँ पर ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई डायमंड इज हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये अनदर एलोट्रॉप है कार्बन का, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें ना ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है। देखो डायमंड की बात करें, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। ग्रेफाइट क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मतलब फ्री रहता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। हाउएवर डायमंड की तरह ग्रेफाइट भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। बट ग्रेफाइट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके ना 2 लेयर्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसको ल्यूब्रिकेशन पर्पज से हम यूज़ करते हैं। फ्लोरीन अभी भी मतलब इनके ऊपर काम चल रहा है, और इस टाइप का स्ट्रक्चर बहुत ही फेमस फ्लोरीन का है जिसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर हमें बोलता है कि एल्कली मेटल आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। देखो मैं ज़्यादातर एल्कली मेटल की बात करूँ तो सॉफ्ट ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग काफ़ी वीक पाया जाता है, काफ़ी वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग के पर्पज़ से हम अगर कंपेयर करें तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके क्या होंगे, ये एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल हम ग्रुप 1 एलिमेंट को कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ग्रुप 1 एलिमेंट कौन से होंगे, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी उनको मैं बता रहा हूँ कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपके एल्कली मेटल कहलाते हैं। और ये मोस्टली ये क्या होता है, सॉफ्ट ही होते हैं, है ना, तो इनको ईजिली चाकू से काटा जा सकता है। तो आपके सिलेबस में तो फिलहाल सोडियम और पोटेशियम ही है। तो बेसिकली ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये इनकी लो डेंसिटी होती है। तो लो डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, देखो जो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो पानी के साथ रिएक्शन करते समय ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है मतलब रिएक्शंस को समझने के लिए। भाई इंटरेस्टिंग सी रिएक्शंस मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलर भी डाल देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा पानी का कलर देने के लिए, ठीक है, तो पानी का कलर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं रिएक्टिविटी को समझना चाहता हूँ और लिथियम को लेके आऊँ, तो अब देखो लिथियम जो है
पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो ये फ्लोट करेगा। ऐसी अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो पोटेशियम कहाँ है, ये रहा, पोटेशियम भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना। तो आप अगर इन तीनों चीज़ों को देखो तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपका डेंसिटी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आप यहाँ से बेसिकली समझ सकते हैं। फर्दर बोलता है एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मेटल्स एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, तो एयर से मेरा मतलब होता है एयर के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट के साथ। बट एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? एयर के अंदर 78% होता है आपका नाइट्रोजन, 21% होता है आपका ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस होती हैं। अगर मैं इन 1% अदर गैसेस को नेगलेक्ट करूँगा और 78% नाइट्रोजन को भी नेगलेक्ट करूँगा, तो ऑक्सीजन ही हमारे पास एक ऐसी गैस होगी जो मेटल के साथ रिएक्शन कर पाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं नाइट्रोजन को क्यों नेगलेक्ट करूँगा? बिकॉज नाइट्रोजन इज़ हाईली स्टेबल. Nitrogen is basically inert and do not react with metals or other chemical species because नाइट्रोजन जो है उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. दैट्स वाई मैंने बोला कि नाइट्रोजन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. सो अगर कभी आपसे बोला जाए कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, सो एयर में आप ये सोचो कि वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है. तो इसके ऊपर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.9, जिसमें बोला गया है कि हमें कुछ सैम्पल्स लेना है मेटल्स का. और ये एक्टिविटी 3.9 के अंदर नहीं लिखा गया. ये एक्टिविटी 3.9 से पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट है एनसीईआरटी में, वहाँ पर लिखा गया है. तो उसने बोला है कि कलेक्ट करना है सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम. आप देखिए अलग अलग मेटल्स को हम अलग अलग फॉर्म में लेते हैं. डिपेंड करता है कि हमें रिएक्टिविटी के बेसिस पर उनकी एंड मतलब उनकी रिएक्शन के बेसिस पर कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, है ना, कितनी टाइम में उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए. मतलब अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और इसलिए अलग अलग मेटल्स को अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है. जैसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम पाउडर की फॉर्म में, कॉपर को कॉपर टर्निंग्स की फॉर्म में. आप जब सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें टर्निंग्स वर्ड यूज़ किया जाएगा. आयरन को आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में, लेड को पैलेट्स या शॉर्ट्स की फॉर्म में, मैग्नीशियम को रिबन की फॉर्म में, जिंक को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एंड सोडियम तो एज यूजुअल एक पीस की फॉर्म में लिया जाएगा. एक छोटा सा उसका पीस ले लेंगे तो दैट इज सोडियम. नाउ हमें बोला है कि कलेक्ट करने के बाद क्या करना है. बोलता है कि होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन अबव with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. So हमें क्या करना है, हमें इन मेटल के पीसेस को उठाना है और उनको बर्न करना है ना. तो अगर हम उसको बर्न करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जब हम टोंग से ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो आप देखिए एक वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना. तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम हमारा बर्न होता है. और जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो अब ये क्वेश्चन पूछता है हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग. देखो पहले तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो है एक मतलब ग्रेइश सिल्वरी मेटल है ना, ग्रेइश मेटल है बेसिकली. और ये पूछता है कि आफ्टर बर्निंग क्या होगा इस मैग्नीशियम के साथ, क्या ये ग्रे ही रहेगा या इसका कलर चेंज हो करके कुछ और हो जाएगा. तो अब देखते हैं. चलो, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई सारी चीज़ें की हुई हैं. तो आप देखिए मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, जो मैं ऊपर बोल चुका हूँ. और आप ये देखिए ये जो रिबन्स है ये आपके एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. और इसकी रिएक्शंस को अगर हम समझे तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है ना. तो अब ये देखिए कि अगर मैं इनको कट कर दूँ, सो
क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, या आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, और अगर किसी की भी वैलेंसीज या उनके चार्जेस सेम हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली हम MgO की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आ चुका है। नाउ वी नीड टू बैलेंस दीज इक्वेशंस, और जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशंस आएंगी। अगर आप बैलेंसिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बैलेंसिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को एक बार देखिए, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आप हर एक इक्वेशन को बैलेंस करें। जब भी आप कोई रिएक्शन या कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो आप उन इक्वेशंस को ज़रूर बैलेंस करें, है ना। बैलेंस करे बिना हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अब ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सारे के सारे मेटल्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स क्या सेम मैनर में बर्न होते हैं, क्या सभी के सभी डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो इसका आंसर तो आगे ही पता चलेगा कि सब बर्न होते हैं या नहीं होते, बट हाँ अलग अलग कंपाउंड्स हर किसी केस में फॉर्म ज़रूर होते हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को अब आगे देखने जा रहे हैं। NCERT ने इससे रिलेटेड रिएक्शंस को नहीं दिया है, बट देखिए ये पोर्शन NCERT में दिया हुआ है, सो हो सकता है कि कभी कभी देर सवेर कभी NCERT मतलब अगर कभी बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करे या किसी भी ओलंपियाड में क्वेश्चंस आए तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन NCERT में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये मेटल्स रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, तो एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ। सो आप देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है सोडियम मेटल, और बोला सोडियम मेटल ने बनाया सोडियम ऑक्साइड। सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई, NaO, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड में O2 माइनस मतलब -2 का चार्ज होता है, और सोडियम पे +1 का चार्ज होता है। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +1। तो आप इसको करिए जरा, देखिए क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा Na2O। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। और अगर आप इसकी इक्वेशन को लिखते हो तो आप ये लिखेंगे कि सोडियम मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। और अब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने पर 2 सोडियम आपको लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दैट इज सोडियम ऑक्साइड। आप देख सकते हो वाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर मेटल्स में आपको वाइट कलर का कंपाउंड्स देखने को मिलेगा, बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी स्कैंडियम से जिंक तक के कंपाउंड्स को अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कलर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर के केस में आप देखिए, कॉपर जो होता है, कॉपर एक ऑरेंज मेटल, तो कभी कभी ना क्वेश्चन इसी के ऊपर आ सकता है कि कॉपर किस टाइप का मेटल है, मतलब बेसिकली ऑरेंज मेटल है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। और कॉपर ऑक्साइड तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में जिक्र जो है वो फर्स्ट चैप्टर में यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में तो होता ही है, साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कई तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर या इस कंपाउंड के ऊपर बनते हैं। सो हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखिए कि जब मैं कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता हूं तो क्या फॉर्म होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपर 2, ये लिखना ज़रूरी भी है। तो कॉपर 2 का मतलब कॉपर अपनी सेकेंड वैलेंसी में है यानी +2 वैलेंसी में होगा, और ऑक्साइड वी ऑल नो -2। सिंस दोनों का चार्ज सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं CuO। और आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करूँ सो फॉर्मूला बनेगा, सॉरी इक्वेशन बनेगी Cu 2Cu plus O2 is converted into 2Cu, and this is what happen when copper react with air. The formation of copper oxide takes place, which is a black color compound. And देखिए ये आसानी से तो नहीं ही होता है ना। इसको होने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, जब एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो आप देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो उसका चार्ज होगा +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सो इसके ऊपर चार्ज होगा -2। सो जब आप क्रॉस करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, Al2O3।
आप यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सो आप जब आप रिएक्शन लिखोगे तो Al प्लस O2 is converted into Al2O3. नाउ आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा 2Al and 3O2 will be converted into Al2O3. बट अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल करना पड़ेगा चीज़ों को, सो ये हो जाएगा आपका 4, है ना, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर केसेस में वाइट कलर का कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था। जिंक की बात करें तो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है हीटिंग में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, और जब जिंक को हम हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। जिंक ऑक्साइड में हाउएवर यहाँ पर जिंक 2 या जिंक 3 ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट जिंक की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और अगर जिंक की वैलेंसी होती है 2 तो उसका चार्ज होगा +2। ऑक्साइड की वैलेंसी यानी ऑक्सीजन रिलेटेड वैलेंसी इज -2, ऑक्सीजन रिलेटेड वैलेंसी इज 2, सो इसके ऊपर चार्ज होगा -2। जब आप यहाँ पर देखेंगे इनका चार्ज सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ZnO इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। और आप जब इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो जिंक का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ZnO का फॉर्मेशन हुआ है, और आप यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने पर आपको इस टाइप की एक सुंदर सी इक्वेशन मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है, आप देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म है, तो आप देखो याद रखने की जरूरत नहीं कंपाउंड्स को, कुछ ही केसेस में याद रखना पड़ता है। अभी तक हमें सिर्फ कॉपर की केस में याद रखना पड़ा कि कॉपर मेटल का क्या कलर है और कॉपर के ऑक्साइड का क्या कलर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ज़्यादातर केसेस में आपको ग्रे मेटल देखने को मिल रहे हैं और वाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे ग्रेन्यूल्स, टर्निंग्स पाउडर या मैग्नीशियम रिबन, ये भी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट्स के अंदर इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं और उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट बना सकते हैं अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ लेड विथ एयर, और यहाँ पर हमें समथिंग कुछ डिफरेंट सा देखने को मिल रहा है कि अभी तक की रिएक्शंस में हमने ग्रे मेटल को कभी भी येलोइश या ऑरेंज पाउडर में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे तो ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप ये सोचिए कि जब भी लेड जो है, या ज़्यादातर आप देख सकते हैं ज़्यादातर मेटल +2 में ही यानी 2 वैलेंसी के साथ ही पाए जाते हैं, तो लेड भी अगर रिएक्शन करेगा ना तो +2 वाले में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, और इसलिए वो +2 ऑक्साइड बनाता है। लेड के ज़्यादातर कंपाउंड जो भी आपने NCERT में पढ़े होंगे अभी तक, वो भी +2 स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बोलता है कि लेड पैलेट्स को जब हीट किया जाता है एयर के साथ तो लेड 2 ऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये आपका येलोइश ऑरेंज कलर का कंपाउंड हमें नज़र सा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लेड 2 ऑक्साइड है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, आप पहले ये देखिए कि लेड 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Pb, और ऑक्सीजन रिलेटेड ऑक्साइड का फॉर्मूला O2- होना चाहिए, सो इसकी वैलेंसीज इसका चार्ज -2 होगा और लेड का चार्ज +2 होगा। अगर मैं लेड पैलेट्स की बात करूँ, उनका सिंबल Pb होगा, और अब लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO होगा। फर्दर अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो Pb + O2 इज कन्वर्टेड इनटू PbO, और आप अगर इन इक्वेशंस को मतलब बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा 2Pb + O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2PbO, एंड ये हीट करने पर हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओलंपियाड पर्पस से, बाकी CBSE पर्पस से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसके अपीरियंस के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एंड कई बार मतलब कई सारी बुक्स में ये जो है वो मतलब आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह पे इंटरनेट पे आप फाइंड आउट करोगे, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। अब एक्चुअल आंसर क्या है, मतलब आयरन क्या फॉर्म करता है यार, आयरन क्या फॉर्म करता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन 2,3 ऑक्साइड क्या होता है, देखो आयरन 2,3 ऑक्साइड एक मिक्सचर होता है, इसका दूसरा नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो फेरिक ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड कुछ नहीं है, 2 ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। आयरन 2 ऑक्साइड को, ठीक है, जब आप आयरन 3 ऑक्साइड के साथ मिला देते हैं और 1:1 में रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड।
अब यहाँ पर अगर हम देखें आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO और आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है Fe3O4। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज Fe3O4 एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है आपका ऑक्सीजन। अगर आप बहुत ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई में, सपोज आपने क्या किया, आयरन का रिएक्शन किया और बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई दे रखी है, तो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड FeO। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप बढ़ा दोगे, थोड़ा और एक फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन उसको दोगे, तो वो आपका कन्वर्ट होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में आपका आयरन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपका फॉर्मेशन होता है Fe2O3 का। लेकिन अगर आप एक्सेसिव ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O3 फॉर्म होता, Fe3O4 फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, जो कि दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है जो हमें आयरन फिलिंग को हीट करने पर मिलता है। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ फ्लेम कलर्स के बारे में दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके इन फ्लेम कलर्स को देख सकते हैं और इनसे कुछ चीज़ें मतलब समझ सकते हैं। हाउएवर ये आपके CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्दर ये बोलता है कि अरेंज करो मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज करो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। और देखो, अरेंज करना एक टोटली मतलब प्रैक्टिकली डिपेंडेंट चीज़ है और हम बिना इस चीज़ को मतलब करे तो समझ नहीं सकते। इसलिए NCERT में हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ भी दे रखी है, तो उस सीरीज़ की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कौन सा मेटल कम या ज़्यादा रिएक्टिव है। बाय द वे, हमें वैसे थोड़ा बहुत आइडिया है ही कि सोडियम मेटल इन सभी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सोडियम मेटल के बाद मैग्नीशियम मेटल रिएक्टिव होगा। आप अगर देखोगे सोडियम मेटल के केस में भी आपको येलोइश कलर की फ्लेम देखने को मिलती है और मैग्नीशियम के केस में आपको वाइट डैजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है। बाकी सभी मेटल्स में आपको कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम आया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम पाउडर है, उसके बाद आप देख सकते हैं लेड, ये लेड नहीं, मैं गलत बोल गया, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपकी आयरन फिलिंग्स हैं, ये आपके लेड शॉट्स हैं और ये आपका कॉपर है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी कर सकते हो वैसे तो। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट आता है और देखो, मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स अगर और इंक्लूड हो जाते तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में 4 चांद लग जाते हैं ना। सो अगर हम यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें एक और एलिमेंट ऐड किया जाता है, जैसे कि टिन यानी SN। इसमें एक और एलिमेंट ऐड किया जा सकता है जैसे PT, क्योंकि देखो इन एलिमेंट्स के बारे में ना NCERT में थोड़ा जिक्र है। सो अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी और चमक जाएगी, मतलब बढ़िया हो जाएगी हमारे लिए याद करने के लिए, है ना। बट फिर भी जितनी हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है उसके हिसाब से इंटरनेट पर कई सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं और मैंने भी एक ट्रिक थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी है थोड़ा अपने अंदाज में। तो एक ट्रिक थी जो आप लोगों ने सुनी होगी अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि केदारनाथ, है ना। तो केदारनाथ का माली बोलते हैं केदारनाथ केदारनाथ, ठीक है, का माली, ठीक है, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम जरा फीके पकाता। तो आप इसके एक्सप्रेशन, इस कार्टून के एक्सप्रेशन को देख के आप देख सकते हो कि इसको बड़ा मतलब बेकार सा लगा, इसने बोला ना मैं नहीं खा रहा। तो आलू ज़रा फीके पकाता है, फीके पकाता है ना, फीके पकाता है, तो पकाता है मतलब पी है ना, वहाँ पर उसने ले लिया। अच्छा, फिर बोलता है कि है कोई, ठीक है, हाइड्रोजन भी हम इंक्लूड कर देते हैं, है कोई, आगे आओ और पकाओ। आप ऐसे मान लो पकाओ, PT मान लो पकाओ, है ना। PT तो वैसे इंक्लूड नहीं था, तो ये जो NCERT में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है कोई, आगे आओ और पकाओ। तो ठीक है, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं इतना प्रेफर नहीं करता। मुझे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है उसमें हम कुछ इस तरह की ट्रिक को लेके चलते हैं कि इसको हम यहाँ पर जैसे हम पोटेशियम को प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट
ओ सॉरी, यहाँ पर क्यूट है ही नहीं। सो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक लेके चलते हैं जिसमें होता है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, ओ क्यूट ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कूपर हैंग्स सिल्वर गोल्ड प्लेट्स। तो ये भी ट्रिक काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं इसके बारे में। फ़िलहाल के लिए प्लीज़ मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब कार्बन, ज़ीब्रा मतलब जेड यानी जिंक, इंस्टेंट मतलब आयरन और आयरन का सिंबल होता है Fe, ट्राई मतलब टिन जिसका सिंबल होता है Sn, लर्निंग मतलब Pb जिसका सिंबल लर्निंग मतलब लेड जिसका सिंबल होता है Pb, एंड हाउ मतलब हाइड्रोजन, कूपर इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉपर, सो कूपर, एंड हैंग्स मतलब Hg। हैंग्स को यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर बाकी सब जगह तो मैंने उनके लैटिन नेम्स को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हैंग्स में मतलब Hg ही मैंने ले लिया। फिर बोलता है सिल्वर, मतलब सिल्वर तो जानते हैं Ag होता है, गोल्ड मतलब Au, एंड प्लेट्स मतलब होता है Pt। सो ये ट्रिक मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। और इस ट्रिक में ना एक और ख़ास बात है कि इस ट्रिक की मदद से आप 5 हाईली रिएक्टिव 5 लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को ईजिली याद रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं कार्बन को और हाइड्रोजन को एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लूँ, तो जो बीच वाले एलिमेंट्स मुझे नज़र आएंगे, ओए होए होए होए, यहाँ पे तो 4 ही हमारे पास है, चलो 4 ही कंसिडर कर लेते हैं। 4 हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और यहाँ पर 5 हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और 4 बचे हुए हमारे पास क्या हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हो। और बस इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और नहीं लगे तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।